धूप के दिन थे। उन दिनों मुझे कुछ अधिक समझ नहीं थी, पर उस दिन जो घटित हुआ वह आज भी याद आता है। मैं और संतामाई चुंगी पर से दारू लेकर आ रहे थे। चुंगी पर ₹1.25 में दारू की बोतल मिलती थी। हम गांव में उसे ₹1.5 में बेचते। अलावा इसके उन बोतलों की दारू इकट्ठा करके उसमें पानी और नौशादर मिलाकर 2-4 बोतलें और ज़्यादा बना लेते। इसके कुछ दिनों बाद संतामाई तथा मसामा ने घर पर ही दारू की भट्टी शुरू कर दी। दोनों की दो दो अलग अलग भट्टियां थीं। दोनों के ग्राहक भी भिन्न भिन्न होते थे। दोनों माँ बेटी पुरुषों की तरह दारू का धंधा कर रही थी। जब दारू बिकती तभी घर में दाने आते। सवेरे 1 कप दारू बिकी कि चाय हो जाती। कभी दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आता, फिर तो थूक ही निगलते बैठते। ग्राहकों की प्रतीक्षा हम ईश्वर की तरह करते। 8 आने में 1 कप दारू, ₹8 की 1 बोतल, 6 बोतलों का 1 गैलन। महारों की इस बस्ती में 4-5 घरों में दारू की भट्टियां थीं। दामू अन्ना, मानकू अन्ना, हीरा माए, कमलाका और हमारे घर में। घर पर ग्राहक हमेशा आते रहते। मैं नींद में होता। शराबी कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए आते। कई बार आपस में झगड़ते। हम लोग घर पर खाना खाने बैठते तब भी वे आते। पीकर वहीं कै करते। उस कै की दुर्गंध फैलती। वे क्या क्या खाकर आते यह उसमें दिखता, और यह सब देखते हुए हम लोग खाना खाते। मसामा उनके कै को साफ करती, गालियां बकती। वे यूं ही बैठे रहते, चुपचाप निर्लज होकर। अकेला व्यक्ति पीने आता तो वह जल्दी चला जाता, पर जब 2-4 मिलकर आते तो घंटों आपस में बातचीत करते रहते। धीरे धीरे पीते रहते। मुझसे नमक मांगते। बाहर से नमकीन या चने फुटाने लाने के लिए कहते। मैं सबके काम करता। मुझे वे नमकीन या चने फुटकाने देते। कभी कभार 10-20 पैसे भी देते। घर में कहीं पर भी थूकते। मसामा गुस्सा करती, पर बड़े लाड प्यार से बोलते। चंदा माँ उनसे निपटती। दारू का कप या बोतलें लेते समय मसामा के हाथों का स्पर्श करते। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कई बार देखा था। धंधा ही ऐसा था। मसामा जब घर पर नहीं होती तो मैं ही बिक्री करता। पैसे मसामा को लौटाता। फिर मसामा 10 पैसे मुझे बख्शीश देती। शरण के हाथ की बोहनी अच्छी होती है, ऐसा कहती। मुझे भी अच्छा लगता। सोचता पहला ग्राहक मेरे ही हाथ लगे। पुलिस का हमेशा डर रहता। इस कारण हम दारू घूरे में गाड़ कर रखते और दिन भर घूरे की रक्षा करते। ज़रूरत के मुताबिक घूरे से दारू निकाल लेते। पुलिस के आते ही हड़बड़ी फैल जाती। हम दारू की बोतलें तेजी के साथ घूरे पर फेंक आते। कभी कभार दारू ज़मीन पर उंडेल देते। ऊपर से 1 घड़ा पानी डाल देते। दारू से भरी हुई ट्यूबें छत पर फेंक देते। वहाँ जो भी होता उसे पुलिस पकड़ लेती। एक बार पुलिस ने बस्ती को घेर लिया था। मानकुअन्ना घर में मिल गया। उस वक्त उसके घर पर 2 ही बोतल दारू थी। पुलिस मानकुअन्ना को पकड़ने वाली थी कि इतने में मानकुअन्ना ने पुलिस के हाथ पर ही दोनों बोतलें जोर से मारकर फोड़ दी और भाग गया। शिक्षक छड़ी से बच्चों को पीटता है वैसे। मानकुअन्ना का साहस अजीब था। मुझे लगता ऐसा साहस मुझे भी करना चाहिए। मानकुअन्ना जेल से छूटकर बड़े बूढ़ों के पैर छूता। पूरी बस्ती उसकी पूछताछ करती। मानकुअन्ना पुलिस को गंदी गंदी गालियां देता। पुलिस आने पर बुरे हाल हो जाते, नुकसान होता, पूरी व्यवस्था ही टूट जाती। फिर कर्जा लेकर धंधा शुरू करना पड़ता। कभी कभी रेड के पूर्व ही पता चल जाता कि रेड कब पड़ने वाली है। दारू ठीक बनी है या नहीं यह भी मैं ही देखता। दारू में कपड़े को भिगोकर उसे अगर जला दिया जाए और वह कपड़ा एकदम से आग पकड़ ले तो समझ लेना चाहिए कि दारू कड़क है। जितनी आग भड़कती उतनी दारू कड़क। कभी कभी ऐसा नहीं होता, भट्टी गलत हो जाती। 2-3 दिन में ही दारू उतर जाती। बाद की दारू खट्टी लगती, पर नशे के लिए ठीक होती। दारू ठीक न हो तो ग्राहक आते ही नहीं थे। वे चिल्लाते, क्या पानी की तरह दारू है,
पानी ही दे रही हो क्या आज? पैसे लेती हो तो अच्छी दारू देती जाओ। अच्छी दारू होती तो ग्राहक खुश हो जाता। माँ भी खुश होकर कहती, हम पानी नहीं डालते औरों की तरह, किसी को फंसाकर पैसे नहीं लेते हम, पानी का पैसा पानी में ही जाता है। अगर दारू खत्म होने लगती और ग्राहक काफ़ी आते तो संतामाई पानी डालकर 1 की 2 बोतलें और बना लेती। कभी नौशादर का पाउडर मिलाकर दे देती। गांव के नए जवान छिपकर दारू पीने आते। मेरे एक शिक्षक सरपाटे गुरुजी की तो हमारे यहाँ उधारी ही थी। नशे में डूबे हुए ग्राहक को दारू की बोतल भी अगर धोकर दारू के रूप में दे दें तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी साइकिल पर दारू लाने जाता, बांधता, निकलता। खरीदते समय लोटा दारू सैंपल के रूप में पीने के लिए मिल जाती। उस दिन ट्यूब लेकर कच्ची सड़क से मैं साइकिल पर निकला। नशा चढ़ रहा था। रास्ते में कई स्थानों पर गिर रहा था। गिरने के बाद फिर साइकिल पर चढ़ नहीं सकता था। सड़क पर चलने वाला कोई साइकिल पर बैठा देता। घर लौटने के बाद माँ चिल्लाती, घर पर आने के बाद जितना पीना है पी ले, रास्ते में मर गया तो। एक बार कमलाका तथा निर्मी दारू लाने अरली गांव गई। कमलाका परित्यक्ता स्त्री थी, निर्मी 10 बरस की। दोनों सवेरे सवेरे गई। 1.5 कोस आना 1.5 कोस जाना पैदल। शाम हो गई तो भी दोनों का पता नहीं। दोनों को तीसरे पहर तक तो आ जाना चाहिए था। शाम के समय मैं अरली के रास्ते से निकला। पुलिस ने पकड़ा तो नहीं, किसी ने शरारत तो नहीं की, अनेक विचार आ रहे थे। कमलाका तथा निर्मी नशे में चूर हो चुकी थी। कमलाका की साड़ी भी खुल गई थी, वह सुध बुध खो चुकी थी। निर्मी की आंखें खुल नहीं रही थी। दोनों दारू के ट्यूब सिर के नीचे तकिए की तरह लेकर सो गई थी, किसी पेड़ के नीचे। मसामा रो रही थी, इस पेट में आग लगे, इन्हें भेजना नहीं चाहिए था। मसामा ने कहा, तू ट्यूब लेकर चल। मैं और नागी धीरे धीरे निकल पड़े। निर्मी जग जाए इसलिए संतामाए मनौतियाँ मांग रही थी। सभी झगड़ों की जड़ है दारू। घर में सभी दारू पीते। दारू हमारे लिए सुबह की चाय थी। बादशाह काका जब सरपंच थे तब हमारे दिन अच्छे थे। संतामाए सड़क साफ करती, दादा दिया बत्ती करते। किसी न किसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। दादा कंधे पर सीढ़ी अटकाकर एक हाथ में घासलेट का डिब्बा लिए पूरे गांव के सार्वजनिक खंभों पर स्थित दियों में तेल डालते। गली के दिए के खंभों पर सीढ़ी लगा तेजी से ऊपर चढ़ते। गले में लटकाए रुमाल से उसकी झाड़ पोंछ करते। चिमनी नीचे ले जाते, उसमें मिट्टी का तेल भरते। चोरी से मिट्टी का तेल घर पर भी ले आते। रास्ते में कोई जान पहचान वाले मिल गए तो सलाम करते। मैं बादशाह काका को वालेकुम सलाम करता। दादा के दिए लगाकर आने तक माँ और संतामाएँ जागती बैठती। बादशाह काका मुसलमान सरपंच थे, वह दूसरी पार्टी के थे। संतामाएँ बादशाह काका के घर पर दिन भर रहती, छोटे बड़े काम करती, अनाज पीस कर लाती, झाड़ू लगाती। मैं अलबत्ता दिन भर वहाँ खेलता रहता, महारों की बस्ती में आता। बासलगांव के एक आदमी ने उस दिन मुझे कपड़े लाकर पहनाए थे। वह हनुमंता का आदमी था। बाद में रामू सरपंच हो गया। उसने दादा को काम पर से निकाल दिया। कारण केवल इतना था कि मेरे दादा मुसलमान थे, महमूद दस्तगीर जमादार। रामू सरपंच लिंगायत था, बादशाह काका के दल का विरोधी था। बादशाह काका ने जिस मुस्लिम कोतवाल की नियुक्ति की थी, रामू सरपंच उसे नहीं चाहता था। दादा के साथ साथ संतामाए का भी काम गया। रामू ने अपनी मर्जी के लोगों की नियुक्तियां की। मल्लू की सोना अब सड़कें साफ करने लगी। उसका बड़ा बेटा शेषु दिया बत्ती करने लगा। बाद में गैस बत्ती आ गई। उन्हें सुलगाना मामूली काम नहीं था। शेषु शराबी था, उसके साथ श्रीमंत भी रहता। दोनों गांव में गैस बत्ती सुलगाते। पर एक बार पता नहीं कैसे गैस का विस्फोट हो गया कि दोनों जल गए। शेषु के कपड़े शायद मिट्टी का तेल गिरने से गीले हो गए थे, इस कारण झोंपड़ी की तरह उसका शरीर जलने लगा। सभी और दौड़ धूप शुरू हुई। वह चिल्ला रहा था। श्रीमंत केवल निक्कर पर था। दौड़ते हुए वह गंदे पानी में बैठ गया। उसका आधा बदन जल गया था।
पर जलते हुए शेषू को बचाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। माणिक सेठ ने शेषू को चावड़ी के बाहर निकाला। किसी ने उस पर एक घड़ा पानी उड़ेल दिया और उसे तुरंत तहसील भिजवाया गया। गांव में सभी और शोक छा गया। मल्लू की सोना पागल की तरह चिल्ला रही थी। 3 दिन बाद शेषू का शव आया। शेषू मिट्टी में गायब हो गया। मुझे लगा कि चौपाल में आग लग गई है। मुझे हमेशा आग से जलता शेषू दिखता। सोचता, चलो अच्छा हुआ दादा को इस जोखिम भरे काम से हटाया गया। दादा दारू पीकर झगड़ते, लोग उन्हें पीटते रहते। हमाली के पैसे वह दारू में लुटा देते। कपड़े फाड़ते, सरपंच को गालियां देते। छोटे बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते। किसी भी घर के सामने स्थित नहाने की जगह पर वह पड़े मिलते। मैं, संतामाए, नागी, निर्मी उन्हें ढूंढने जाते। उन्हें उठाकर पकड़ लाते। अक्सर उनकी धोती खुली हुई मिलती। संतामाए उन्हें धोती पहनाती। वह गालियां देते। संतामाए उन पर झपटती। नागी, निर्मी, संतामाए उन्हें शव की तरह उठा लाती। मैं अपने दोनों हाथों में उनकी चप्पलें पकड़कर पीछे पीछे चलता। दारू पीने के बाद दादा हमेशा संतामाए से झगड़ते। दोनों के झगड़ों से मैं परेशान हो जाता। एक और दारू पीकर सोए हुए दादा तो दूसरी ओर रात भर खांसने वाली संतामाए। सोते समय संतामाए अम्बे, दुर्गे, लक्ष्मी कहती तो दादा बंदेनवाज, हाजी मलंग, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, मौला कहते। कभी कभी संतामाए के शरीर में देवी आ जाती। वह चिल्लाती। मैं नींद से उठ बैठता। संतामाए के घूमते रहने से मैं भयभीत हो जाता, बाहर भाग निकलता। उनके निकट सोने से मैं घबराता। घर के बाहर कँपकँपाते हुए मैं खड़ा रहता। उनका चिल्लाना विद्रूप लगता। दादा दीवार की मिट्टी लेकर उनके माथे पर लगाते। फिर संतामाए का शरीर सामान्य होने लगता। दोनों पीते और झगड़ते। संतामाए दादा को पीटती। दादा खाने की थाली उठाकर पटक देते। पूरी झोंपड़ी में खाना फैल जाता। इससे चंपा कुत्ती का पेट भर जाता। दादा संतामाए से इमाम आया था क्या पूछते और यह सवाल सुनते ही संतामाए दादा को गालियां सुनाने लगती। मैं परेशान हो जाता, रोने लगता। उस दिन मुझे झूले में डालने वाले थे। संतामाए का इकलौता भाई लक्ष्मण लकड़ियां चीरने जा रहा था। वह लकड़ियां बेचकर जीता था। कुल्हाड़ी पर उसका पेट था। मसामा ने उसे भीतर बुलाया, कहा बच्चे को देख ले। परंतु उसने कहा, अब नहीं, लकड़ियां ले आता हूँ। बच्चे को नहलाने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, उसके लिए लकड़ियां तो लगती है ना। इसलिए बच्चे को न देखते हुए वह चला गया। शायद मौत उसे बुला रही थी। घर के पीछे स्थित पेड़ पर वह कुल्हाड़ी चलाने लगा। आवाज़ गूंजने लगी। काफ़ी पुराना पेड़ था। सब उससे डरते थे। वहाँ से गुजरते समय महसूस होता कि यह अब गिरा तब गिरा। तेज़ हवा चली कि उसमें से आवाज़ निकलती। काला भयंकर पेड़। उस पेड़ पर बैठकर जब घुग्गू पुकारते तो दिल कांप उठता। थोड़ी ही देर बाद खूब जोर से आवाज़ आई। मसामा घबरा उठी। जब पेड़ टूटने की स्थिति में आया था तभी लक्ष्मण भागने की तैयारी में था, परंतु क्षण दो क्षण का फर्क हुआ। उसका सिर पेड़ के तने के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। सातू बाप का वंश खत्म हो गया। मुझे झूले में डालने के बजाय लक्ष्मण का शव बैलगाड़ी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए दवा खाने में ले जाना पड़ा। मैं सफ़ेद पैर का साबित हुआ। मैं जन्मा मध्य रात्रि में। मसामा मुझे जांघों पर लिए बैठी थी। मैंने रोना शुरू किया था। संतामाए और दादा की नींद टूट गई। मेरी आवाज़ सुनकर दादा जग गए। उन्हें लगा बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। बड़ी छड़ी लेकर वह भीतर अंधेरे में पहुँचे। उनके पदचापों से मसामा चिल्लाई, मुझे लड़का हुआ है, उसे मारोगे क्या? सातू बाप का वंश खत्म होने के बाद उसके सारे काम संतामाई की ओर आ गए। सड़कों को झाड़ना, गांव वालों के लिए अलाव जलाना आदि। जाड़े के दिनों में गांव वाले अलाव के पास बैठते। उनके धूम्रपान के लिए कुछ खास पेड़ों के पत्ते भी ला देने पड़ते। चौपाल बनानी पड़ती। सरकारी कागजात लेकर वह 5 कोस दूर तहसील पहुंचती। उन दिनों दादा गांव के कोतवाल पद पर थे।
किसी अंधेरी रात में संतामाई नदी पर साड़ी धो रही थी। चांदनी पानी पर तैर रही थी। वहाँ इमाम आ गया। पता नहीं दोनों क्या बातें करते रहे, पर उन दोनों को उस दिन दादा ने देख लिया। बस उसके बाद दादा जब भी दारू पीकर आते तो संतामाई को छेड़ते, चिढ़ाते। आज कितने वर्ष गुजर गए उस घटना को। दोनों के दांत गिर चुके हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। फिर भी दारू पीने के बाद दादा के जख्म गीले हो जाते हैं। आंधी से टूटे वृक्ष की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बिमशु एक और शराबी। शराब के नशे में उसने घर, खेती सब बेच दिया। हालशा कोतवाल, चंदू पुजारी, बसु, मल्लेशा ऐसे कितने थे जो शराब के आदी हो चुके थे। महारों की बस्ती से ये शराबी हमेशा गुजरते। आश्चर्य कि उन्हें महारों के घर की शराब अच्छी लगती, पर पानी नहीं। यहाँ की औरत अच्छी लगती, पर उसके हाथ की रोटी नहीं। इस बस्ती के वे सभी जो शराब बनाने और बेचने वाले थे, गांव के हवलदार को हफ्ता देते थे, मुर्गियाँ खिलाते थे, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हवलदार तथा पुलिस हफ्ता बांट लेते थे। गांव के पुलिस पटेल को हम हफ्ता नहीं देते थे, क्योंकि हमारा घर पटेल के अधीन था, या पटेल हमारे घर में रहते थे। मैं उन्हें काका कहता था।